अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी, फ्रांस के लिए खेलने वाले किलियन एम्बापे फुटबॉल में तो कमाल करते ही हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में क्या कमालात करते हैं, इनकी लाइफ स्टोरी पर देखेंगे आज एक दिलचस्प रिपोर्ट। इस साल प्रीमियर लीग में बुरी परफॉर्मेंस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को है नए स्ट्राइकर की तलाश। क्या एरिक्टन हैग की मुश्किलात हल हो पाएंगी? वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेजेस में बाहर होने के बाद जर्मनी अभी तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुआ। क्या होगा जर्मनी का फ्यूचर, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पीएसजी के सबसे महंगे खिलाड़ी किलियन एम्बापे की फैंस के लिए आ गई एक बड़ी खबर। लिवरपूल के लिए खेलने वाले मोहम्मद सलाह का मुस्तकबिल क्या होगा? और इंटर मिलान के स्टार खिलाड़ी न्यूकैसल ज्वाइन करने के बहुत करीब। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अभी जो चल रहे हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के गोट हैं जी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो सकते हैं ये, और वो है किलियन एम्बापे। फ्रांस के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से हम देख चुके हैं। वर्ल्ड कप में भी अपने क्लब्स के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं किलियन एम्बापे। और किलियन एम्बापे अपनी निजी जिंदगी में कैसे है और अपनी लाइफस्टाइल उनका कैसा है, क्या करते हैं, इसके बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट हमने तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की तरह एम्बापे अपनी शनाख्त की कदर कीमत बेहतरीन तरीके से जानता है। ऐसा 10 साल में पहली मर्तबा हुआ है। ना मेसी ना रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाले फुटबॉलर बने हैं। ये एजाज एम्बापे ने हासिल कर लिया है। वो फुटबॉल तारीख का सबसे महंगा फुटबॉलर बन चुका है। चंद साल कबल इसकी माँ चाहती थी कि वो बिजनेस स्कूल जाए, मगर वो कुछ और ही चाहता था। उसने अपना कारोबारी फलसफा बॉन्डी की गलियों से हासिल किया। वो मशहूर और मुतासिर करने वाली शख्सियत की तालीमात से सीखा। जो सबक उसने सीखे वो शायद किसी को MBA भी नहीं सिखा सकता। 1998 फ्रांसीसी फुटबॉल के लिए एक बेहतरीन साल था। एम्बापे एक कैमरूनियन फुटबॉल कोच के यहाँ पैदा हुआ। उसकी माँ का ताल्लुक अल्जीरिया से है। उसकी माँ चाहती थी वो बांसुरी बजाना सीखे और सिर्फ फुटबॉल के बारे में ही ना सोचता रहे। उसके वालिदैन ने उसका नाम एडिसानमी रखा, जिसका मतलब ताजदार है। वो पेरिस के इलाके बॉन्डी में पला बड़ा है। फ्रांसीसी खिलाड़ी ज़ैनुद्दीन ज़िदान ने इसे रियल मैड्रिड बुलाया। इब्तदाई तौर पर एम्बापे को साइन करने में इंग्लिश और दीगर यूरोपीय क्लब्स भी दिलचस्पी रखते थे। हत्ता कि उसने चेल्सी के लिए भी एक दोस्ताना मैच खेला। वो कैरियर के आगाज ही से समझदार था। उसके कैरियर का पहला फैसला ही उसके लिए बेहतरीन साबित हुआ। उसकी फैमिली ने जान लिया था कि फुटबॉल क्लब मोनाको की जानिब से खेलकर ही वो सबसे जल्दी नेशनल टीम में जगह बना सकता है। ये तदबीर कारगर साबित हुई। एम्बापे 16 साल की उम्र में फ्रेंच चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा था। 2 साल बाद वो चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने में कामयाब हुआ। उसके बाद उसने PSG को ज्वाइन कर लिया। वो फुटबॉल की तारीख का दूसरा महंगा तरीन फुटबॉलर था। उसके बाद से इस खिलाड़ी ने मुड़कर नहीं देखा। इसकी फुटबॉल में महारत ही नहीं बल्कि इसकी कारोबारी सोच भी हैरान कुन रही है। हकीकी मायनों में एक ग्लोबल आइकन बनने के लिए आपको फुटबॉल के मैदान में और इसके बाहर भी बेहतरीन होना पड़ता है। माइकल जॉर्डन, रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, ये खिलाड़ी न सिर्फ अपने अपने खेल में माहिर थे बल्कि इनका कारोबारी नजरिया भी लाजवाब था। अच्छा कारोबारी शख्स होना तभी मुमकिन है जब किसी खिलाड़ी को इसकी अपनी कदरों कीमत का अंदाजा होता है। एम्बापे की माँ फायजा लेमारी ने स्टॉक कंपनी बनाई। उस स्टॉक कंपनी का नाम इसकी फैमिली मेंबर्स के नाम के पहले हरूफ से मिलकर बना है। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पर रजिस्टर है। इस कंपनी के शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त नहीं होती। अगर एम्बापे की वेबसाइट पर पार्टनर्स का लिंक देखा जाए तो इसमें सिर्फ 4 कंपनियां हैं, मगर इनकी मार्केट वैल्यू खातिर ख्वाह है। इसकी पार्टनर कंपनियों में नाइकी, ह्यूबॉल्ट, EA स्पोर्ट्स और ओकले शामिल हैं। अगर इसका मुआवजा दीगर फुटबॉलर्स की वेबसाइट्स के साथ किया जाए तो नेमार की वेबसाइट पर 25 पार्टनर्स हैं। हॉट डॉग से लेकर ऑनलाइन पोकर तक इसके पास बहुत से पार्टनर्स हैं। तमाम फुटबॉलर्स की कारोबारी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। एम्बापे अपनी ब्रांड वैल्यू को प्रीमियम ब्रांड्स के साथ रखने की कोशिश करता है। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने भी यही हिकमत अमली अपनाई थी। अगर आप कभी कभार दिखाई दें तो मुंह मांगे दाम वसूल करना आसान हो जाता है। लंबे अरसे के लिए ये हिकमत अमली काफी कामयाब रहती है। वर्ल्ड कप 2018 के बाद 200 ब्रांड्स ने एम्बापे को अप्रोच किया। वो स्पॉन्सरशिप डील्स करना चाहते थे। एम्बापे की माँ बार बार इनकार करती रही। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से पैसों का मामला था, मगर इसका यकीन और ईमान भी इन्हीं कमर्शियल डील से मालूम होना था। वो फास्ट फूड कंपनियों के साथ मुआहदा नहीं करना चाहता था, शराब बनाने वाली कंपनियों के साथ भी नहीं। जराये के मुताबिक इन कंपनियों के साथ शराकत दारी न करने के बावजूद इसका कारोबारी मुनाफा बेहतरीन रहा।
मगर इसका PSG के साथ कारोबारी मुआहदा इसके मुकाबले में नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा है। उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा उसकी PSG से मौसूल होने वाली आमदन से होता है। मगर एम्बापे के कारोबारी मुआहदा तय करने के हुनर को सराहे बगैर रहा नहीं जा सकता। उसने रियल मैड्रिड के साथ होने वाला महंगा तरीन मुआहदा भी मुस्तरद कर दिया था। रियल मैड्रिड दुनिया के मशहूर और महंगे तरीन फुटबॉलर्स को साइन करने की वजह से मकबूल है, मगर शायद फ्रांसीसी सदर चाहता था कि एम्बापे कुछ अरसा मजीद पेरिस में रहे। इसके इमेज राइट्स का तहफ्फुज भी बहुत जरूरी था। रियल मैड्रिड के लिए खेलने वाले खिलाड़ी अपने इमेज राइट्स का 50% अपने क्लब को देते हैं, इसीलिए क्लब इनके इमेज को कंट्रोल करने का भी इख्तियार रखता है। कोई खिलाड़ी जितनी बेहतरीन टीम के लिए खेलता है, बेहतरीन ब्रांड्स के लिए वो उतना ही पुरकशिश हो जाता है। खिलाड़ी की स्पॉन्सरशिप का 50% हासिल करने पर क्लब भी मुनाफा कमाता है। एम्बापे के वकील ने मुआहदे की नाकामी की वजह ये बताई कि वो नहीं चाहता था कि स्पोर्ट्स की दुनिया में किसी एक ही ब्रांड की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए। इससे मार्केट जानिबदार हो जाती है और यकसा कारोबारी मौके मुयस्सर नहीं रहते। इस मुआहदे के मुस्तरद हो जाने से इस बारे में तो कोई शुबा नहीं रह जाता कि एम्बापे की कारोबारी हिकमत अमली सिर्फ पैसे पर मरकूज है। गेम ये नहीं है, ये इससे बढ़कर कुछ है। शायद ईमान, यकीन और उसूलों की बात है। वैसे फुटबॉल का खेल भी अब काफी हद तक बदल चुका है। जदीद दौर में खिलाड़ियों को ये हक है कि वो दीगर खिलाड़ियों को इनकी ब्रांड वैल्यू के तराजू में तोल सकें। एम्बापे के बारे में माहिरीन का कहना है कि इसके ज्यादातर फैसलों में आलमगीरियत पाई जाती है। वो अपने आज, कल और आने वाले कल के बारे में गहरी सोच रखता है। उसकी इसी खासियत की वजह से इसे अमरीकी तंजीम नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल और बास्केटबॉल के दरमियान कम्युनिकेशन ब्रिज बनने के लिए मुंतखब किया। ये दोनों खेल बहुत अरसे तक एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। जॉर्डन ब्रांड और PSG क्लब का साथ भी काफी पुराना है। दोनों एक दूसरे को ब्रांड्स की तशहीरी मुहिम में मदद फराहम करते रहे हैं। लेब्रॉन जेम्स की लिवरपूल के मालिकाना हुकूक भी इसी बिजनेस डीलिंग से जुड़े हकायक हैं। एम्बापे ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी बना ली है, मगर ऐसा करने के लिए इसने समंदर पार कहीं दूर प्रोडक्शन कंपनी को अपने साथ काम करने के लिए मुंतखब किया है। उसने अपने लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए ज़ीब्रा वैली के नाम से कंपनी को तैयार कर रखा है। ये कंपनी उसे उसके मदाहों से सोशल मीडिया के जरिए मुखातिब होते रहने में मदद करती है। बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स की स्प्रिंग हिल कंपनी भी कुछ ऐसा ही काम करती है। इस कंपनी के मकासद में शामिल है कि वो बेहतरीन फिल्म्स बनाए। इस कंपनी ने सीरिया के मुहाजिरीन की मुश्किल जिंदगी पर भी एक फिल्म बनाई है। ये कंपनी खेलों से अलहदा इसकी अलग शनाख्त बनाने की कोशिश में मसरूफ रहती है। एम्बापे भी फुटबॉलर्स के इस रिवायती इमेज से बहुत अलग है। वो ऐसा नहीं है कि फुटबॉल खेलकर अपने पैसे लेकर समुद्री जहाज पर अयाशी करने कहीं दूर निकल जाए। 15 साल की उम्र में उसे मोनाको अकेडमी में क्लास असाइनमेंट के तौर पर अपने आप को किसी मैगजीन के कवर पर डिजाइन करने को कहा गया। उसने अपने आप को टाइम्स मैगजीन के सरवर्क पर डिजाइन किया था। इस पर लिखी गई हेडलाइन के मुताबिक इसने अपने आप को एल माइस्ट्रो लिखा, जिसका मतलब है उस्ताद। 4 साल बाद वो टाइम्स मैगजीन के सरवर्क पर हकीकत में शाया किया गया। यकीनी तौर पर इसे यहाँ तक ले आने में इसके सीखने और बढ़ते जाने की जस्तजू का बहुत बड़ा किरदार था। जी हाँ, बहुत ही शानदार रिपोर्ट आपने किलियन एम्बापे की लाइफ स्टोरी के बारे में देखी। आफरीदी फील्ड में तो ब्रिलियंट है ही एम्बापे, लेकिन निजी जिंदगी में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमारे यंगस्टर्स सीख सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात है इस पूरे पैकेज में किलियन एम्बापे की, वो क्या लगी है? एक्चुअली में ये जो हमने इवन क्रिस्टियानो के साथ भी देखा है, जो बेवरेजेस हेल्थ के लिए मतलब एक साइड इफ़ेक्ट रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को एंडोर्स ना करना, क्योंकि मोस्टली आप देखें कि हमने व्यूअर्स को भी दिखाया है कि पैसे के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं। और अगर आप मतलब आप एक प्रिंसिपल होना ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, और किलियन एम्बापे में ये चीज़ और ये भी अच्छी बात है कि इस एज में, अभी अर्ली एज में, वरना बहुत से स्टार प्लेयर्स व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने अर्ली एज में ही, और इसमें ऑफ कोर्स पेरेंट्स की वो परवरिश भी नज़र आती है जिस तरह उन्होंने परवरिश की है। और हम अक्सर देखते हैं कि रोनाल्डो जो है वो बच्चों की परवरिश को लेकर इस चीज़ में ख़ास से जो है वो मुतहरिक नज़र आते हैं, लेकिन किलियन एम्बापे की भी बड़ी ज़बरदस्त ये बात है कि जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं उनको यूज़ नहीं करते, और बेशक जितने मर्जी कोई कंपनी उनको पैसे दे रही है ब्रांड, लेकिन उसको वो एंडोर्स नहीं करते। बहुत ही ज़बरदस्त ये कहानी आपने देखी, लाइफ स्टोरी। अभी आगे भी इनकी जर्नी अभी स्टार्ट है, देखते हैं। रियल मैड्रिड में जाने वाले हैं, आगे भी हम शो में इनके बारे में बात करेंगे कि वो खबर कहाँ तक पहुँची है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से। सिटी ने तो ट्रैवल जीत लिया, लेकिन यूनाइटेड के हालात बुरे हैं। ऑफ कोर्स टॉप 4 में तो उन्होंने फिनिश किया है, लेकिन यूनाइटेड जैसी टीम, आफरीदी, आपको नहीं लगता कि इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है? और एक वक्त था सर एलेक्स फर्गसन के ज़माने में कि ट्रैवल जीता था, और पहली टीम थी इंग्लिश टीम जिसने ये ट्रैवल जीता। और यहाँ पर अब जो है इस सीज़न में इतनी बुरी परफॉर्मेंस
मिक्स एंड मैच था, वो क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस नहीं देखने को मिली। नए स्ट्राइकर्स की ज़रूरत है, मिडफील्डर्स की ज़रूरत है, क्या ये कहानी है और आप किस तरह से देखते हैं कि क्या वो लूप होल है जिसको फिल करना चाहिए? अब एरिक टेन हैग ने जो सबसे व्यूअर्स पहली अच्छी चीज़ की थी वो ये था कि डिफेंस को मजबूत बनाओ। तो डिफेंस को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो कैसेमीरो ख़रीदा था या मार्टिनेज था, तो वो उन्होंने अच्छा फिक्स कर दिया। उसी की वजह से आप देखें कि रोनाल्डो के साथ लड़ाइयाँ तो बहुत की उन्होंने कि मसले भी उनके बड़े रहे, लेकिन उसकी जगह को भी तो फिल नहीं कर पाए अभी तक। वही तो मसला है कि उन्होंने फिर स्ट्राइकर उनको एक रिप्लेसमेंट नहीं मिली ना, रोनाल्डो की रिप्लेसमेंट जैसा रैशफोर्ड जो है वो भी एक, वो क्या कहते हैं कि हाँ विंगर से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि उसको चलाया और वो चल गए और वो उसका हाँ वो परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। और दूसरा बिल्कुल ये बात भी वैलिड है, और वेगहोर्स्ट जो कि उन्होंने लोन पे लिया था, वो ऑलरेडी बर्नली जैसी टीम जो कि चैंपियनशिप में खेल रही थी, उन्होंने भी लोन पे भेजा हुआ था। तो एक ऐसे प्लेयर को आपने ट्रस्ट किया। जो प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस कमी को पूरा कर सकते हैं, और उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो है रास्मस हॉलैंड। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। जी हाँ, रास्मस हॉलैंड, आपने इनकी वीडियो देखी, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है। अफरीदी अटलांटा के लिए खेलते हैं और 5वीं पोजीशन पर भी है अटलांटा जो है सीरी आ में। आपने इनको क्यों टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? एक्चुअली में थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं कि जो सबसे यंग प्लेयर हैं जो हमें लगते हैं कि मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड को ख़रीदने चाहिए, वो एरास्मस, क्योंकि इंटरनेशनली भी आप देखें कि डेनमार्क के लिए 4 मैचेस में 6 गोल्स कर चुके हैं और हैट्रिक भी स्कोर की थी। अटलांटा को अभी कल भी हमने शामिल किया था कि जो है वो क्वालिफायर्स में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी अभी टॉप गोल स्कोरर हैं, टॉप असिस्ट में भी वही हैं। हाँ, और अटलांटा के भी टॉप गोल स्कोरर हैं पिछले सीजन भी, और जो ये सीजन खत्म हुआ है उसमें भी अटलांटा को टॉप 5 में फिनिश करवाया है, यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करवाया है। तो अब इस तरह के स्ट्राइकर में ये अगर इन्वेस्ट करेंगे ना तो इनका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसे स्ट्राइकर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जिनको एक आध सीजन एडजस्ट होने में लगेगा। यानी आते ही परफॉर्मेंसेस ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा देंगे, क्योंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट उससे आएंगे। और ओके, तो ये हो गए पहले नंबर पर रास्मस हॉलैंड। और इनके स्टैट्स पे भी एक नज़र डालते हैं कि इनकी रिसेंट पास्ट जो लास्ट सीजन था उसमें क्या स्टैट्स हैं। आप देख रहे हैं सीरी आ में 32 मैचेस खेले हैं, गोल्स इन्होंने 9 किए हैं, असिस्ट 2 किए हैं। कोपा इटालिया में आप देख रहे हैं मैचेस इनके 2 हैं, गोल्स 1 हैं और असिस्ट अभी यंग है अफरीदी। और आपको लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो सीरियसली इनके बारे में सोच सकती है, जबकि बाकी भी खिलाड़ी अगर वो लाइक अपनी ही लीग में से उठाने की कोशिश करें? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखें कि ऑब्वियसली अगर उनको प्रीमियर लीग में से कोई प्लेयर मिलता है तो वो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि उनको फिर एडजस्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है वो आपको लगता है कि ये तो बहुत कम फीस पे भी उनको मिल सकते हैं? यही इसी वजह से तो टॉप 5 में हमने इनको फीचर किया है कि ना सिर्फ ये एक अच्छे स्ट्राइकर हैं फॉर द फ्यूचर, बल्कि दूसरा जो है वो फाइनेंशियली अफोर्डेबल हैं। अब वैसे भी ग्लेजर्स फैमिली ने पैसे रिलीज करने से इनकार कर दिया है कि जब तक टेक ओवर कंप्लीट नहीं होगा, अच्छा, हम न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो आपके पास पैसे हैं उसी में से एडजस्ट करें। चलें, बिल्कुल। और सेकंड नंबर पे जो प्लेयर हमें लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ सकते हैं, अगर ये नहीं आते तो वो है गोंसालो रामोस। जी हाँ, रामोस जो कि बेनफिका के लिए खेलते हैं। आफरीदी, ये क्यों लगता है आपको कि अगर रास्मोस जो है वो अगर नहीं आते तो ये वो प्लेयर हैं जिनको तो होना ही चाहिए यूनाइटेड की टीम में? ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें व्यूअर्स रास्मस फॉल करते हैं। ये भी यंग प्लेयर हैं और मतलब लंबे अरसे के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का साथ दे सकते हैं। और दूसरा ये कि पोर्चुगल के हमेशा से जो टैलेंट्स होते हैं उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में अच्छा परफॉर्म किया। अब देखें, इनका पहले ही टीममेट ब्रूनो फर्नांडिस जो है टीम कैप्टन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लेगेसी बनाई है, नानी ने काफ़ी अच्छा एक टाइम पे खेल चुके हैं। तो पोर्चुगीज टैलेंट्स ने हमेशा से मैनचेस्टर यूनाइटेड में अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी करंटली अगर आप देखें तो इन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज पे वर्ल्ड कप में हैट्रिक की पोर्चुगल के लिए, बल्कि बेनफिका को अगर चैंपियंस लीग का सक्सेस अभी इनका देखा जाए तो उसमें मोस्टली जो है गोल स्कोरिंग जो एबिलिटी थी वो सारी। चले इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखेंगे इनकी जो लास्ट सीजन में परफॉर्मेंस है, स्टैट्स वो क्या कहते हैं। 30 मैचेस आप देख रहे हैं और 19 गोल्स किए हैं, असिस्ट जो है वो 2 किए हैं। और इसके साथ ये प्रीमियर लीग की थी और यूएफए चैंपियंस लीग में 14 मैचेस में 7 गोल्स इन्होंने किए हैं, असिस्ट कोई भी नहीं किया। और अगर आपको याद हो व्यूवर्स, तो ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने रिप्लेसमेंट में
पुर्तगाल की तरफ से वर्ल्ड कप में हैट्रिक की थी, गोल्स किए थे और बड़े ही शानदार गोल किए थे। और रोनाल्डो तब बेंच पे बैठे हुए थे। आफरीदी ये वही प्लेयर हैं और इन्होंने साबित किया था कि किस लेवल पे ये प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और वन फॉर द फ्यूचर जिसे कहा जाता है वो हैं, और ऑब्वियसली इन पे भी जो निगाहें हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की है। एक तो प्राइस टैग भी कम है और दूसरा लंबे अरसे के लिए मतलब इनके पास रह सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा नंबर पर जो खिलाड़ी हैं उनकी अगर बात करें तो वो हैं जो हमें लगता है कि यूनाइटेड में होने चाहिए स्ट्राइकर के तौर पे, उनकी अगर मुश्किलात हल उन्होंने करनी है, और वो हैं रैंडल कोलू मवानी। और ये वो प्लेयर हैं जो कि शायद इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और यह बहुत ही शानदार रिपोर्ट आपने देखी और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं आफरीदी, रैंडल कोलू मवानी, रास्मस हॉलैंड और गोंजालो रामस। अभी दो खिलाड़ी और भी हैं, उनके हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा वो प्लेयर है जो कि एक्चुअल में वाकई में नज़र होनी चाहिए यूनाइटेड की, या तीनों में से ज़्यादा उनको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि इस प्लेयर को वो लेके आए अपनी टीम में? इज इट कोलो मवानी, इज इट रामोस और रास्मस? एक्चुअली में अगर बात की जाए ये तीनों जो हैं एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा। इसीलिए हमने एक मतलब कंबाइन एक ही सेगमेंट इनको किया है कि आप देखें ये तीनों यंग प्लेयर्स हैं और इनमें वो पोटेंशियल है कि वन फॉर द फ्यूचर है। दूसरा ये है कि इन्होंने करके दिखाया है, परफॉर्म करके दिखाया, ख़ास करके रास्मस और मतलब जो कोलो मवानी हैं और रामोस हैं, इन्होंने तो इंटरनेशनल स्टेज पे भी परफॉर्म किया है। अब रास्मस जो हैं डेनमार्क के लिए क्वालिफायर्स में काफ़ी अच्छा खेले हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आए, वो यंग प्लेयर हैं। दूसरा ये दोनों प्लेयर एक फाइनल में फ्रांस के लिए खेल चुका था जिसकी शॉट एमी मार्टिनेज लास्ट मोमेंट में वो। चले कोलो मवानी के अभी स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनके लास्ट सीज़न के क्या स्टैट्स हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है। ये आपके सामने स्टैट्स हैं। DFB पोकाल कप में मैचेस 6 खेले हैं, गोल्स 6 किए हैं, असिस्ट 3 किए हैं। बुंडेसलीगा में मैचेस 32 खेले हैं, गोल्स 15 किए हैं, असिस्ट 11 किए हैं। और यूएफए चैंपियंस लीग 7 मैचेस, गोल्स 2 किए हैं और असिस्ट कोई भी नहीं किया। फ्रांस के ये खिलाड़ी, बिल्कुल आफरीदी जैसे आपने कहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि एक वो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप का वो अगर हम बात करें कि हमेशा के लिए याद रखे जा सकते थे, क्योंकि इनकी वो एक जो किक थी, अगर वो मार्टिनेज ना रोकते तो शायद फ्रांस हमेशा इनको याद रखता और ये एक ऐसा मोमेंट होता जो कि कोलू मवानी को एक बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी बना देता। और अच्छा, स्टैट्स आपने देख लिए, इनका एक्सपीरियंस काफ़ी लग रहा है बाकी दो प्लेयर्स की निस्बत। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप देखें तीनों प्लेयर जो हैं यंग प्लेयर्स हैं, तीनों डिफरेंट लीग के हैं। अब एक है सीरिया का, एक है बुंडेसलीगा का और दूसरा है पोर्चुगीज़ लीग का। तो अगर आप लीग की स्टैंडिंग्स को कंपेयर करते हुए देखें कि कौन सी लीग टफ है, तो वो इटालियन सीरिया डिफेंसिव लीग है और उनमें गोल्स करना मतलब ज़्यादा गोल्स करना मुश्किल होता है तो बनिस्बत दूसरे अगर जो बुंडेसलीगा और पोर्चुगल लीग की बात की जाए तो उसकी कंपैरिजन में एरास्मस। लेकिन मैं पर्सनली अगर ये तीनों मुझे प्लेट में रख के आप कहें कि इनमें से एक चूज़ करना है, तो मैं पर्सनली जो है वो जो फ्रैंकफर्ट के स्टार हैं कोलो मवानी, उनको चूज़ करूँगा। व्हाई नॉट रामोस? रामोस मेरी सेकंड चॉइस पे होंगे और एरास्मस मेरी थर्ड चॉइस में, अगर इन तीनों को अगर देखा जाए, क्योंकि ये तीनों जो हैं पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कितना प्रूवन है पोटेंशियल, मुझे तो क्विक फिक्स चाहिए। तो उसके लिहाज से जो इन तीनों में से जल्दी एडजस्ट हो सकता है एनवायरनमेंट में, वो कोलो मवानी लग रहा है। चले बिल्कुल ठीक। और अभी और भी खिलाड़ी हैं जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अभी शामिल करेंगे क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं फुटबॉल की दुनिया में। और सबसे पहली ट्वीट जो हमारे पास है वो है मोहम्मद सलाह के बारे में। सऊदी प्रो लीग है जहाँ पे करीम बेंजेमा और बाकी स्टार प्लेयर्स को लेकर जा रहा है। वहाँ पर सऊदी चीफ कन्फर्म्स जो सलाह का जो प्लान है फ्यूचर का, उसके बारे में उन्होंने कंफर्म कर दिया। लिवरपूल फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह इज द नेक्स्ट मार्की साइनिंग बीइंग टारगेटेड बाय द सऊदी प्रो लीग आफ्टर द अराइवल्स ऑफ करीम बेंजेमा एंड गोलो कांटे। जी आफरीदी, इन्होंने भी वही स्टेटमेंट दिया है जो ब्राज़ील की फेडरेशन ने दिया है कि हम 1 साल इंतज़ार करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर सलाह इस साल नहीं भी आ सकते ना, तो हम 1 साल इंतज़ार करके अगले साल इनको ले आएंगे। लेकिन अल हिलाल, अल नसर, अल इत्तेफाक किसमें या अहली पर्सनली मुझे लगता है कि अगर बेंजेमा के साथ खेलते हैं अल इत्तेफाक में, क्या अल इत्तेहाद में, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अल हिलाल और अल अहली में से किसी एक में जाना है, क्योंकि अल इत्तेहाद में ऑलरेडी स्टार्स आ गए हैं। कांटे भी उधर ही हैं, बेंजेमा भी हैं और भी आ रहे हैं, चेल्सी भी हैं।
तो अल नसर में भी जिएच और रोनाल्डो अब दोनों हैं। देखने को मिलेंगे और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ वो मैच देखने के लिए, रोनाल्डो और जिएच जिसमें इकट्ठे खेल रहे हो। खास करके अल नसर और अल इत्तेहाद का मैच बहुत अब एक्साइटिंग। हमारी एक रिक्वेस्ट भी है सऊदी प्रो लीग वालों से कि किसी तरीके से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं ऑफ कोर्स उस पर वो काम करेंगे, जब इतने बड़े स्टार्स को लेके आ रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा काम करें। और बहुत से ऐसे हम आपको बता देते हैं कि ऐसे जो चैनल्स हैं बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनके बहुत से लोगों को जो है वो एक बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने भी उनसे माजरत कर ली है, तो वो ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स के तौर पर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको वो दिखाते हैं। और नेक्स्ट है किलियन एम्बापे के बारे में। किलियन एम्बापे सेट टू लीव पीएसजी फाइनली, द वेट इज ओवर, द फ्रेंच मैन इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन रियल मैड्रिड। ये हमें पता है, रियल मैड्रिड को 120 ऑफर किया रियल मैड्रिड ने। पीएसजी ने कहा हमें नहीं 120 चाहिए, हमें तो 200 चाहिए। उन्होंने 200 वाली वो बात कर दी कि ना वो देंगे ना हम देंगे, तो एक साल। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि अगले साल फ्री जो जा रहे हैं वो, तो अब जो है वो क्या स्टेटस है इसका, पैसों से ही जा रहे हैं, 120 पे ही राजी हो गई है पीएसजी? नहीं, उन्होंने मांगे थे वो पूरे के पूरे दे रहे हैं। बस इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर 200 मिलियन पाउंड्स पीएसजी ने मांगे तो उसमें से 150 अभी देंगे और 50 जो है बोनसेस में देंगे। अगर उन्होंने $200 मांगे हैं तो 250 मिलियन है, तो उसमें से फिर 200 अभी देंगे, 50 जो है वो बोनसेस में एड ऑन्स में देंगे। तो 120 यानी 150 में से 120 अभी कह रहे हैं, यहाँ टोटल ही कह रहे हैं कि 120। मतलब फॉर एग्जांपल अभी की जो इससे पहले खबर आई थी वो 200 मिलियन की थी। अब 200 मिलियन में से 150 रियल मैड्रिड अभी देने पे राजी है। अच्छा। और 50 मिलियन जो है बोनसेस में देने को राजी। बोनसेस और एड ऑन उन्होंने 120 से बढ़ा दिए, यानी वो कहते हैं कि 150 ले लो आप। बढ़ा दिए। अभी यही था ना कि नेक्स्ट स्टेप रियल मैड्रिड का क्या होगा। अब ये वही है। इससे बड़ा तो गोल्डन चांस ही नहीं है, क्योंकि एम्बापे ने जाना तो है, रुकना तो नहीं है। पीएसजी ये ख्वाब देखना छोड़ दे के किसी तरीके से वो इनको रख लेंगे अपनी टीम में। तो अगर आपको अगले साल वो फ्री जा रहे हैं तो उससे बेहतर यही है कि आप 150 ये लेकर और ऊपर भी बोनसेस लेकर आप उनको दे। लेकिन इसमें ये भी है कि रियल मैड्रिड इस पे इसलिए भी राजी हुई है, ये रियल मैड्रिड का एक तरह से अभी एक स्टेटमेंट आया कि वो इंटरेस्टेड हैं इवन पैसे देने में भी, क्योंकि पीएसजी ने तो बेचना है। फिर अगर उन्होंने रखना ही नहीं है तो उन्होंने पहले तो रियल मैड्रिड ने कहा था कि हम वेट करेंगे एक साल का और जब फ्री ट्रांसफर पे आएंगे तब ले लेंगे, क्योंकि तब तो उन्हें विनीशियस जूनियर नजर आ रहे थे हर तरफ के। विनीशियस जूनियर करंटली अभी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एम्बापे से भी। अब रातों रात क्या हो गया? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पीएसजी ने उनके साथ जो किया था वो दोबारा से उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि पीएसजी 2-3 बार ऐसे कर चुकी है कि एंड स्टेज पे वो पीछे हट जाते हैं। मुझे तो अभी भी यही स्टेज लग रही है कि अभी भी कुछ फाइनल शायद ना हो पाए। एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ये है न्यूकासल विल कंप्लीट सैंड्रो टोनाली डील टुडे आफ्टर वर्बल अग्रीमेंट। जी हाँ, स्टार खिलाड़ी जो है वो जा रहे हैं अफरीदी, इनके बारे में बताइए थोड़ी इनसाइट्स। बहुत ही बड़ी खबर है न्यूकासल के लिए, और वो जो प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू हुआ था वो अब एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और न्यूकासल हमें क्योंकि चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है, इंटर मिलान के साथ सैंड्रो टोनाली फाइनल तक पहुंच चुके हैं, आउटस्टैंडिंग मिडफील्डर हैं, कोई इनकी एबिलिटी अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा। तो न्यूकासल एक बड़ी टीम बनने जा रही है जैसे सऊदी प्रो लीग। और ये भी आप व्यूवर्स को बता दें कि न्यूकासल का भी ताल्लुक जो है वो बिल्कुल, इनको भी PIF जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है सऊदी अरब का, जो 4 बड़े क्लब्स हैं सऊदी प्रो लीग के, वो भी इन्हीं के अंडर हैं। और न्यूकासल को भी आप देख सकते हैं व्यूवर्स खेलते हुए चैंपियंस लीग में न्यूकासल के लिए। लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या वो सिनेरियो बनता है। लेकिन न्यूकासल वाकई आने वाले वक्त में बहुत मजबूत इंग्लिश प्रीमियर लीग में टीम हमें बनते हुए नजर आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है लिवरपूल आर रेडिंग अ बिड फॉर फेडरिको चेजा विद यूवेंटस टू बी डिमांडिंग 60 मिलियन फ्रॉम अ समर ट्रांसफर। आफरीदी ये क्या खबर है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। यूवेंटस के स्टार अटैकर हैं, और वैसे तो अटैकर्स लिवरपूल के पास हैं, लेकिन एक अच्छी ऑप्शन है, वैल्यू एडिशन अच्छा है। अब सिर्फ फी का ही मसला आ सकता है, अगर ये अपनी डिमांड से नीचे नहीं आएंगे तो फिर वो डेडलॉक बन सकती है, वरना एक अच्छी साइनिंग होंगे लिवरपूल के लिए। चलें लेट्स सी। और मोहम्मद साला भी तो लिवरपूल छोड़ के जा रहे हैं सऊदी प्रो लीग में, तो उनको अब खाने तो फिल करने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब अगर इस सीज़न नहीं तो अगले सीज़न तो जाना ही जाना है, तो वो रिप्लेसमेंट तो आपको पहले से ही चाहिए होती है। लेकिन आई थिंक सो कि लोग साला को देखने के लिए सऊदी प्रो लीग को ही देखेंगे, फिर शायद लिवरपूल की टीम की भी वो इंपॉर्टेंस उतनी ना रहे, क्योंकि बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स ही टीम्स को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एंड्रिया ओनाना
उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ उन्होंने किया है। पोटेंशियल मूव टू द क्लब अफरीदी? जी बिल्कुल। अब जो डेविड डे गीया हैं उन्होंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और वो अभी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब वो उनके रिटेन प्लेयर्स की जो अभी लिस्ट आई है उनमें भी उनका नाम नहीं था और डेडलॉक है। वो चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट मिला जाए 2-3 साल का, और वो सिर्फ 1 साल का, और मतलब उनकी सैलरी भी कम करें। तो अभी अब देखते हैं कि वो डेडलॉक ख़त्म होता है या नहीं, लेकिन ऑप्शन तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल और डेविड डे गीया खेल लेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है। चैंपियंस लीग में 48 सेव्स इन्होंने की है और 8 क्लीन शीट सबसे ज़्यादा इनकी ही है, तो एक अच्छी साइनिंग होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और दूसरा आपकी जो इससे पहले आपने कहा कि प्रीमियर लीग जो है वो इतना वॉचेबल पर नहीं रहेगा, उसके लिए भी आप देखें कि ब्रिटिश मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि सऊदी लीग को इन्वेस्टिगेट किया जाए और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लेकिन होना उनके साथ वही है, होना वेस्टर्न मीडिया के साथ वही है जो कि कतर में वर्ल्ड कप भी हो गया, अच्छा भी हो गया, बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत कुछ हुआ कि जी ये हो गया है और वो हो गया है, लेकिन जो पंडित्स हैं और जो फुटबॉल शायकीन हैं वो सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कतर का वर्ल्ड कप था। और अर्जेंटीना वाले तो कहेंगे ही क्योंकि उन्होंने जीता है, लेकिन सीरियसली इट वाज अमेजिंग। ओपनिंग सेरेमनी से लेकर एंडिंग तक जो है बहुत ज़बरदस्त। ऑफ कोर्स इतने बड़े इवेंट में थोड़े बहुत चीज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन जिसने कि हमें मूवमेंट से नज़र आए वो उसमें, और हमने अपने शोज़ में वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। लेट्स सी, अब सऊदी प्रो लीग को चाहे जितना मर्जी इन्वेस्टिगेट कर लें, और शायद ये जो खबर भी आई थी चेल्सी और सऊदी प्रो लीग का जी आपस में वो प्लेयर्स का कुछ वो चल रहा है मसले मसाइल, तो ये भी कोई मीडिया वेस्टर्न मीडिया की ही कोई उसमें मोनोपोली हो कि उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा, हालांकि उनके अपने जो वो पंडित्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कह दिया कि जी ये शिक निकलती है, इसमें हो सकता है। जी बिल्कुल। और दूसरा ये भी कि आप इंस्टेड ऑफ कि आपकी कंपटीशन को आप मारें, उनके साथ कम्पीट करें। अच्छा आप और नए खिलाड़ी लाके मिल गए, आप और प्लेयर्स को लेके आए, आप अपनी लीग को बेहतर बनाएं। एग्जैक्टली, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर, लेकिन बहुत मज़ेदार होना है ये फ्यूचर और बहुत मज़ा आने वाला है फुटबॉल के शायकीन के लिए भी, क्योंकि अब सऊदी प्रो लीग के भी लोग हैं और दूसरी तरफ यानी गल्फ कंट्रीज और दूसरी तरफ यूरोप इसको किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।